अब ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैं थ्रू एंड थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। एडिशनली इनके जो नोट्स हैं वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से आप एक्सेस कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल है वो। एडिशनली अगर आपको जीके ट्रैकर चाहिए जहाँ पे मंथ ऑन मंथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स एक सिंगल प्लेस पे हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हो अगेन फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, सबसे पहले तो मैं आपको वर्ड्स का ब्रेकडाउन बता देता हूं। स्वच्छ भारत अभियान होता है एक, तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब होता है कि इंडिया में कौन सी क्लीनेस्ट सिटीज हैं, कौन से इंडिया के शहर हैं जो सबसे ज्यादा साफ हैं। इसी तरह से एक और सर्वेक्षण होता है जिसको कहा जाता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छता का मतलब तुम लोग को समझ आता है सफाई, वायु का मतलब होता है एयर। तो अब हम लोग सर्वे किस चीज पे कर रहे हैं, एयर पे कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एयर क्वालिटी को निकालना चाहते हैं इंडियन सिटीज के। नेक्स्ट वर्ड है सर्वेक्षण। अगर आपको सर्वेक्षण वर्ड कहीं पे भी आता है तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से, ये उस चीज की रेटिंग है। रेटिंग का मतलब होता है कौन किससे आगे निकल रहा है, कौन किससे पीछे हो रहा है। या फिर इंडेक्स है। इंडेक्स आई बिलीव आप अभी तक बहुत सारे पढ़ चुके होंगे, और इंडेक्स बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ही अजीब सा बेकार सा टॉपिक होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एक इंडेक्स है जो कि इंडियन सिटीज के एयर क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहली बात और सबसे बेसिक बात, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है एनसीएपी। एनसीएपी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये हर साल इंडिया के अंदर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को करता है, और इंडिया के अंदर हवा को साफ रखने के लिए हमको क्या प्रोग्राम्स को लाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में क्लियरली ये बताता है। अब इसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था या इसको बनाया गया था इन द ईयर 2019। आपको इस चीज को भी याद रखना है क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने फर्स्ट टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स का सर्वे किया है इंडिया के अंदर 2020 में, यानी कि फर्स्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो हुआ है वो 2020 में हुआ है। तो फर्स्ट एडिशन गॉट पब्लिश्ड इन 2020। बॉडी कब बनी है? 2019 में बनी है। 19 में बॉडी बनेगी, 20 में फर्स्ट सर्वेक्षण कर पाएगी। अब इस बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो देखो बहुत बेसिक आंसर होता है, तुम बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हो ना तो तुम मूर्ख हो। इस बॉडी को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री की है। इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको इसको इसी तरह से याद रखना है क्योंकि बहुत बार अलग अलग मैगजीन्स में अलग अलग जगहों पे आपने इसको इसी तरह से लिखा हुआ देखा होगा। अब ये जो मिनिस्ट्री है इसके करंट मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है ये काफी फेमस से इंडिया के मिनिस्टर हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अब आपको पता होगा एक बात इंडिया के अंदर कि 2019 में उसको बनाने की हमको जिम्मेदारी समझ में क्यों आई, क्योंकि 2019 में एक बहुत ही अमेजिंग सा सर्वे किया होगा जो हर साल रिलीज किया जाता है और जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम डेली बेसिस पे कितनी सिगरेट पीते हो। तुम जैसे युवा कुछ तो पीते ही होगे। अब कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बिगड़े बच्चे होते हैं। अब तुम किस कैटेगरी के हो ये तो तुम्ही को पता होगा, लेकिन अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम जरूर सिगरेट पीते हो। जरूर इसलिए सिगरेट पीते हो क्योंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि तुम सिर्फ दिल्ली में रहते रहते, ये बोला जाता है कि तुम दिल्ली में एक बेसिक दिन बिताओगे यानी कि तुम 10 से 12 सिगरेट पी रहे हो आराम से। तो ये एक सर्वे किया गया था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडिया टुडे का एक सर्वे है। इस इंडिया टुडे के सर्वे में पता चला था, कब का है? 2019 का है। तुमको इससे समझ आ रहा होगा एनसीएपी कैसे रिलेटेड है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कैसे रिलेटेड है। 2019 के सर्वे में पता चला, इस सर्वे को किया गया है 20 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक, अप्रोक्सीमेटली 31 डेज तक, एक महीने तक पूरा सर्वे रन किया गया। एक महीने तक सर्वे रन करने से पता चला कि इंडिया का जो युवा है, ठीक है, बच्चे हैं, तुम जैसे लोग हैं, तुम लोग रोज 341 सिगरेट्स पीते हो सिर्फ दिल्ली में सांस लेके। मतलब तुम इतने अमेजिंग लोग हो कि तुम लोग 341 सिगरेट्स इन अ मंथ पी ले रहे हो, 10 से ऊपर सिगरेट एवरी डे पी रहे हो। इसके बाद से इस चीज को हर साल रिलीज करने लगे हैं सारे लोग, और ये बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल होता है। इस साल भी ये सर्वे आएगा और ये बहुत ज्यादा वायरल होगा, तुम सबको इसके बारे में पता चलेगा। और ये जस्ट बिफोर क्लैट आएगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये तो तुमको पता ही है बहुत अच्छे से। उसकी ग्रेविटी क्या है वो यहाँ पे पता चल रही है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, काफी फनी सी और इंटरेस्टिंग सी बात है, काफी फालतू सी भी है, कि अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है ब्राजील को। इसको कहा जाता है मीटिंग को सीओपी वर्ल्ड। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर क्लैट एग्जाम कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी एनवायरमेंट की समिट कौन सी होती है, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी सीओपी, विच स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसकी मीटिंग को ब्राजील को होस्ट करना था।
अब ब्राजील को होस्ट करने के लिए ऑब्वियसली जैसे मोदी जी हैं कि जब उन्होंने G20 की मीटिंग होस्ट की तो उसके लिए उन्होंने एक नया वेन्यू बना दिया विच इज कॉल्ड भारत मंडपम, जिसमें आजकल इंडिया के सारे इवेंट्स होते हैं, अमीरों की जगह है। तो अब इसी तरह से ब्राजील वालों ने सोचा कि हमको भी कोई एकदम अमेजिंग सा वेन्यू बना देना चाहिए। हम मीटिंग किस चीज की कर रहे हैं? वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनवायरनमेंट की मीटिंग कर रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट की मीटिंग को करने के लिए ब्राजील वालों ने अमेजॉन फॉरेस्ट काट के, मतलब बहुत बड़ा चंक ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट काट के एक पूरी की पूरी स्पेस को एलोकेट किया मीटिंग को होस्ट करने के लिए। यानी कि तुम एक एनवायरनमेंट की मीटिंग होस्ट कर रहे हो और उसके लिए तुम पेड़ ही काट दे रहे हो। तो ये है इस दुनिया का दोगलापन। दोगले सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत सारी जगहों पे है। तो दोगलापन तो छोड़ देते हैं, अभी तो हम लोग क्लैट के सिलेक्शन पे फोकस करते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यही बोलना चाहता है, नंबर वन, 2020 में पहली बार किया गया। 2019 में बॉडी बनाई गई जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करती है। बॉडी किसने बनाई? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, इन्होंने बॉडी को बनाया। दिल्ली वाला मैंने तुमको एग्जाम्पल दे दिया 2019 का। और रेटिंग का शायद तुमको मतलब समझ आ गया होगा कि जहां पे हम मल्टीपल इंडियन शहरों को रेट करेंगे कि कौन सा शहर की हवा सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब जब रेटिंग की जाएगी तो उसको मल्टीपल पैरामीटर्स पे रेट किया जाएगा। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि किन ग्राउंड्स पे आप रेट कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्लाट में सिलेक्शन हो रहा है, मेरा और तुम्हारे इक्वल मार्क्स आ गए, ठीक है, मान लो तुम्हारे 90 मार्क्स आए, मेरे भी 90 मार्क्स आए। अब हायर रैंक किसकी रहेगी? तो जिसके लीगल में मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी रैंक ज्यादा बेटर आएगी। यानी कि मान लो 90 हायर स्कोर गया, हम दोनों के 90 मार्क्स है। अब तुम्हारी रैंक मुझसे एक ज्यादा क्यों आएगी? यानी कि तुम 2 क्यों आ रहे हो, मैं 1 क्यों आ रहा हूं? मैं 1 इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मेरे लीगल के मार्क्स तुमसे ज्यादा हैं इन क्लैट एग्जामिनेशन। इसी तरह से यहाँ पे 5 पैरामीटर्स बताए गए हैं। फर्स्ट पैरामीटर बोला गया है रोड डस्ट। आई बिलीव मेरी अच्छी सी हैंडराइटिंग तुम लोग को समझ आ रही होगी। तो फर्स्ट पैरामीटर है रोड डस्ट, यानी कि इंडियन शहरों में रोड पे कितनी डस्ट है, उस बेसिस पे हम उस चीज को जज करेंगे। तुमको शायद पता ही होगा इंडिया में लड़कियां तो खुद को रोड डस्ट से बहुत आसानी से बचा लेती हैं सिर्फ मुंह पे एक कपड़ा बांध के। लड़कों को रोड डस्ट का पता ही नहीं चलता है। दूसरी चीज, सेकंड, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट किस सेंस में बोला गया है, ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है, तुमने देखा होगा कचरे वाली गाड़ी तुम्हारे यहाँ रोज आती है, एक जगह पे कचरा लेके जाती है और वहां पे वो जला देती है, जिसकी वजह से हवा में इतने बैड पार्टिकल्स मिक्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ CO2 होता है। आप पॉलिथीन भी जला देते हो, आप सारे तरीके का कचरा जला देते हो, जिससे बहुत ज्यादा खराब होती है एयर क्वालिटी। नेक्स्ट है वेक्यूलर पल्यूशन, यानी कि जो तुम गाड़ी चला रहे हो उससे जो भी पल्यूशन कॉज हो रहा है, तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जहां भी घूमने जा रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, उससे बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। और जब तुम दिल्ली में लेके जा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घूमने, तो उससे तो सिगरेट भी फ्री में मिल रही है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वर्क। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वर्क का मतलब होता है कि तुम्हारे शहर में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे जो भी हवा में बैड पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं उनको हमको कंटेन करना है। और उस बेसिस पे ही हम रेट कर रहे हैं हर शहर को कि जहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे ज्यादा गंदगी होगी। यानी कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे जिससे एनवायरमेंट पल्यूट ना हो, हवा पल्यूट ना हो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पल्यूशन। इंडस्ट्रियल पल्यूशन तो आई बिलीव तुम लोग को पता ही है बहुत अच्छे से क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाया गया है। अब इन पांचों पैरामीटर्स को लेके जो एक टोटल स्कोर रखा गया है जिसमें हम लोग हर शहर को कुछ ना कुछ मार्क्स देंगे, वो टोटल स्कोर रखा गया है 200। अब देखो इस चीज को कहीं पे भी क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन हम लोग इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हर इस पे 40 मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि 40 मार्क्स इसके मिलेंगे, 40 मार्क्स इसके मिलेंगे, 40 मार्क्स इसके मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल बन के आ रहा है हम लोग के सामने 200। लेकिन ये चीज मेंशन नहीं है, मैं तुमको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ। टोटल स्कोर तुमको बस ध्यान रखना है, टोटल स्कोर इज गोइंग टू बी 200। तो आउट ऑफ 200 इंडिया के मल्टीपल सिटीज को हम लोग रेट करने वाले हैं इस पूरे के पूरे सर्वेक्षण में। अब सर्वेक्षण किया कैसे जाता है? तो इंडिया में सर्वेक्षण का एक तरीका बताया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग हर साल एक इवेंट करेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग सा होगा। इस साल उस इवेंट का नाम रख दिया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025। कहां पे किया गया है इवेंट? तो इंडिया के सबसे फेमस वेन्यू पे विच इज कॉल्ड भारत मंडपम, नई दिल्ली। तो न्यू दिल्ली भारत मंडपम में इस इवेंट को कंडक्ट किया गया है। अब इस इवेंट के सबसे प्राइम गेस्ट कौन थे? तो उनका भी नाम है भूपेंद्र यादव। बहुत ही ऑब्वियस है, शायद आई बिलीव तुमको समझ आ रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। मैक्सिमम वेन्यू पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है तुमको कि किसने अवार्ड्स दिए, किसने सर्टिफिकेट्स दिए। तो अवार्ड एंड सर्टिफिकेट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई भूपेंद्र यादव की। तो मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मोदी जी के काफी क्लोज हैं। और वो एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं और इंडिया के सबसे सूखे स्टेट में है, राजस्थान में।
अब इसके बाद क्या किया गया इस इवेंट में, इंडिया की जितनी भी सिटीज हैं उनको मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। टोटल बनाई गई 3 कैटेगरीज, यानी कि 3 कैटेगरीज में हम इंडिया के सारे शहरों को डिवाइड कर देंगे। कितने शहरों को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कितनी सिटीज को इनटू कंसिडरेशन लिया गया है इस सर्वेक्षण के लिए, इस इंडेक्स के लिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिटीज जिनको इनटू कंसिडरेशन लिया गया है वो है 130। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन 130 सिटीज को क्या किया हम लोग ने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का बहुत सिंपल सा रीजन है कि हर शहर की पॉपुलेशन अलग होती है। अब मान लो एक शहर है जहां की 5 करोड़ पॉपुलेशन है, एक शहर है जहां की 50 लाख पॉपुलेशन है। ज्यादा पोल्यूशन कौन करेगा, जहां पे 5 करोड़ लोग रह रहे हैं। क्योंकि 5 करोड़ लोग हैं इसलिए ऑटोमेटिकली ज्यादा पोल्यूशन होगा, ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा सारी चीजें होंगी। इसलिए हम लोग ने 3 कैटेगरीज बना दी हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बेसिस है इस कैटेगरी को बनाने का। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं फॉर 130 सिटीज। अब जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में उन शहरों को रखा गया है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है। कैटेगरी 2 में उन शहरों को रखा गया है जहां की पॉपुलेशन 3 to 10 लाख है। 3 to 10 लाख। कैटेगरी 3 में उन शहरों को हम लोग ने रखा है जहां की पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, बिलो 3 लाख है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब आपको एक और बात शायद यहाँ पे समझ आ रही होगी कि 10 लाख या 15 लाख की पॉपुलेशन एक शहर की है और एक शहर की पॉपुलेशन है 2 लाख। दोनों की कंपैरिजन ही नहीं है यार। 2 लाख वाले जो 2 लाख लोग जहां पे रह रहे हैं वहां की ऑब्वियसली पोल्यूशन कम होगा, कचरा कम चलेगा, गाड़ियां कम चलेंगी। और जहां पे 15 लाख लोग रह रहे हैं वहां पे गाड़ियां ज्यादा है, कचरा ज्यादा चलेगा, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी। तो सारी चीजें इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद कैटेगरी 1 जो है, इसमें जो इंडिया का बेस्ट शहर रेट किया गया है वो है इंदौर। अगर तुम्हें पता था तो जल्दी से कमेंट्स में, चैट बॉक्स में कहीं पे भी लिख दो इंदौर, या लिख दो पता था। आई बिलीव तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो फर्स्ट तो तुम्हें याद रखना है, सेकंड बेस्ट सिटी जो है इंडिया की वायु में वो है जबलपुर। ठीक है। थर्ड बेस्ट सिटी जो है इंडिया की वो है आगरा एंड सूरत। इनको इक्वल मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200, इसलिए आपको थर्ड भी याद रखना है। जबलपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है जहां पे मैं हूं अभी, ये भी मध्य प्रदेश में है। आगरा जो है शायद तुमको पता होगा, ताजमहल है जहां तुम अपने बंदे बंदी के साथ जाना चाहते हो। सूरत जो है ये गुजरात में है। अब इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में बेस्ट सिटी रेट की गई है, सेकंड कैटेगरी इज 3 to 10 lakhs। 3 to 10 lakhs की कैटेगरी में जो बेस्ट सिटी है इंडिया की, दैट इज अमरावती। अमरावती जो है इसके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। अमरावती जो है एक तो महाराष्ट्र में है और एक आंध्र प्रदेश में है। ये जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश वाली अमरावती है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार तुमको ऑप्शन में महाराष्ट्र भी दिया हो सकता है। अब इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है जहां पे बिलो 3 लाख पॉपुलेशन है, इसमें जो बेस्ट सिटी है वो है देवास। देवास जो है ये बिलो 3 लाख में आया है और टॉप सिटी में आया है। देवास भी सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। अगली बात, ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ है इसके अंदर एक और चीज हुई है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, इसमें सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और कुछ कैश प्राइज दिया जाता है। जो टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं इस साल, उनकी संख्या है, उनका नंबर है 11, यानी कि 11 टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग शहरों को। कितने टोटल शहर थे, तो 130 टोटल शहर थे। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स किस स्टेट को मिले, कौन सा स्टेट है जिसको हाईएस्ट सर्टिफिकेट मिले हैं। तो इस बार स्टेट नहीं है, स्टेट्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश एंड सेकंड स्टेट है उत्तर प्रदेश। इन दोनों को ही 3 3 सर्टिफिकेट्स मिले हैं, यानी कि 3 3 शहरों को रेट किया गया है किसी न किसी कैटेगरी में एज द बेस्ट सिटी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में शहरों को रेट किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज जिसमें सर्टिफिकेट देते हैं हम लोग, दैट इज 11। और इन 11 में 3 मध्य प्रदेश के शहर हैं, एक तो इंदौर हो गया, एक देवास हो गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कैटेगरीज में रेट किए गए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, वो तुम नोट्स में देख लेना। तो ये रहा ओवरऑल जो तुमको सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। आखिरी बात जो तुमको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इस साल जो किया गया है वो 6th एडिशन किया गया है। 6th एडिशन हम लोग किस तरह से निकाल रहे हैं, फर्स्ट एडिशन अगर 2020 में करेंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, छठवां साल आ गया। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार। और जो क्लीन एयर है इसके साथ बिल्कुल ही अलग से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्लीन एयर जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ओवरऑल टॉपिक, क्योंकि ये लीगल रीजनिंग में भी तुमको पूछा जा सकता है। क्लीन एयर एक लीगल या फिर एक फंडामेंटल राइट है
अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर राइट टू लाइफ। ये एक फंडामेंटल राइट है कि राइट कि इंडिया में जो भी इंसान है उसको क्लीन एयर मिलनी चाहिए, एक्सेस टू क्लीन एयर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक। हमें मेरा दिमाग 200 करोड़ का है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है इंडिया के एक बहुत ही केपेबल मिनिस्टर ने, क्योंकि केपेबल तो काफी कम लोग होते हैं इंडिया में। इनका नाम है नितिन गडकरी, शायद आपको पता होगा ये किस चीज के मिनिस्टर हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है, मोदी जी की सरकार के सबसे पॉपुलर बंदे हैं। इन्होंने बोला है मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए महीने का है। टोटल वैल्यू नहीं बताई है, पर मंथ। यानी कि अगर आज ये इंसान 60 साल का है तो तुम गिन लो इसकी इसके दिमाग की वैल्यू कितनी है। यूएस की जीडीपी से ज्यादा महंगा है आदमी। तो 200 करोड़ रुपए का ये जो आदमी है जिसका दिमाग है 200 रुपए करोड़ महीने का, उसने बोला है कि हमको पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करना चाहिए। आई बिलीव तुमको ये पता होगा टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ये जो टॉपिक है ये आया क्यों और कैसे और कब, उस पर अपन एक बार जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं और क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहले तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है इसलिए मैं तुम लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, तुम लोग को पता होना चाहिए। C2H5OH ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। इथेनॉल के फॉर्मूला का तुमको ध्यान रखना है। आई बिलीव तुमने ये मीम तो देख ही लिया होगा यार, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जेनजी में। ऐसा लग रहा है कि नेपाल के बाद इंडिया की बारी है प्रोटेस्ट करने की, इस आदमी की बात सुन के। तो अगली बात आती है कि नितिन गडकरी ने इस डिसीजन को लिया क्यों कि हमको पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करना चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड सबसे प्राइमरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि इंडिया जो है ये एक पेट्रोल पेट्रोल इंपोर्टिंग कंट्री है। पेट्रोल इंपोर्टिंग कंट्री होने का मतलब है हम अपने पेट्रोल को बहुत ह्यूज अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम दूसरे देशों से पेट्रोल को खरीदते हैं। इमेजिन करना एक सिचुएशन कि हमने 100 लीटर पेट्रोल खरीदा, ठीक है। अब हमने इसको एक्स प्राइस पे खरीदा होगा। अब हमने क्या किया, इसके अंदर +20% कुछ मिक्स कर दिया जिससे जो टोटल पेट्रोल है वो 120 लीटर्स हो जाए। तो अब इस पेट्रोल में हमको फॉरेन कंट्री को कितना पैसा देना पड़ा, एक्स, जो यहाँ पे एक्स था। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो 20% चीज मिक्स की ये प्रोड्यूस्ड इन इंडिया थी। ठीक है, ये इंडिया प्रोड्यूस था। तो अब अगर हम पेट्रोल के अंदर कुछ मिक्स कर देते हैं और पेट्रोल की एफिशिएंसी चेंज नहीं होती है तो ये इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, पीपल ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न्ड मनी जो है, जो तुम्हारे माँ बाप और तुम भविष्य में कमाने वाले हो पैसा, वो इंडिया में ही रहेगा, वो किसी फॉरेन कंट्री के पास नहीं जाएगा। प्लस हमारे जो पेट्रोल है उसकी जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पे वो कम हो जाएगी। कि हमको पहले जो ज्यादा पेट्रोल मंगाना पड़ रहा था अब हम उसको कम पेट्रोल मंगाएंगे क्योंकि हम पेट्रोल के अंदर मिक्स कर देंगे। बिल्कुल। देखो ये स्कीम आज नितिन गडकरी ने लाई है इंडिया के आजाद होने के ऑलमोस्ट 78 ईयर्स बाद, लेकिन इंडियन दूध वाले जो हैं वो 1947 से स्कीम को यूज कर रहे हैं कि 2 लीटर दूध खरीदो, उसके अंदर 3 लीटर पानी मिलाओ और उसको बेच दो, काम बन जाता है। बिल्कुल वही स्कीम है। पेट्रोल खरीदा, कुछ मिलाया और लोगों को टिका दिया, तुमको और मुझको गाड़ी चलाने के लिए। सेकेंड रीजन जो है ये इस तरह का जो पेट्रोल होता है वो एनवायरमेंट को कम हार्म करता है, यानी कि जो हम बेसिक CO2 रिलीज करते हैं उससे जो हार्म होता है एनवायरमेंट को उससे कम हार्म होगा अगर आप इस तरीके के पेट्रोल को यूज करोगे तो। थर्ड चीज होती है इस पेट्रोल से कि जो गाड़ियां हैं उनकी एफिशिएंसी काफी हम लोग ने इम्प्रूव होती हुई देखी है। तो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही है गाड़ियों की, एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिटिंग है। थर्ड, जो हमारा ऑयल इंपोर्ट पे बोझ है, ऑयल इंपोर्ट है उसको हम कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको इंपोर्ट कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए चाइना की तरह अगर अमीर बनना है तो। तो ये तीनों चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है कि हम पेट्रोल के अंदर इस फॉर्मूला को मिक्स करेंगे विच इज इथेनॉल। अभी फॉर्मूला होता क्या है या फिर इथेनॉल होता क्या है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फिर बताता हूँ। इथेनॉल जो होता है एकदम सिंपल भाषा में अगर तुम याद रखना चाहोगे तो ये एक तरीके का बस अल्कोहल होता है। ठीक है, अब तुम देखोगे जैसे तुम लोगों को पता होगा एक बहुत बढ़िया चीज होती है सुलोचन, इंडिया के लोग उससे टायर को चिपकाया जाता है, उससे इंडिया के लोग नशे करते हैं। कुछ दिन में इथेनॉल से भी नशे करेंगे, मैं लिखित में दे सकता हूँ तुमको ये बात। अब इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है कि ये लोग शुगर केन जो होता है, शुगर केन का मतलब गन्ना जो होता है उसको फर्मेंट करके शुगर केन का फर्मेंटेशन करते हैं और उसके फर्मेंटेशन से बना दिया जाता है अल्कोहल, जो जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, किसी भी चीज को सड़ा के ही दारू भी बनाई जाती है तो इसी तरह से इसको भी बनाया जा रहा है।
अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको याद रखना है कि शुगर केन को ही स्पेशली क्यों चुना गया, क्योंकि इस ये जो इथेनॉल वाला पेट्रोल होता है इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद बायोमास एज वेल, यानी कि बायोमास से भी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इसको शुगर केन से करेंगे। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, तुमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आ भी सकता है, क्योंकि शुगर केन पे एमएसपी नहीं मिलती है। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक किसान किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है तो सरकार उसका मिनिमम एक पैसा देती है उस किसान को। लेकिन गन्ना एक ऐसी चीज है, क्योंकि वो इंडिया में अननेसेसरीली बहुत ज्यादा उसका किसानी होती है, बहुत ज्यादा पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस पे एमएसपी पे नहीं करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं करेंगे। अब इंडिया में जो सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस का मतलब उगता है, ठीक है, वो होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शुगर बोल ऑफ इंडिया, इस बात का भी ध्यान रखना। तो अब शुगर बोल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के किसान को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस पूरी स्कीम से, और 2027 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के, तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। अब शायद मोदी जी को तो लग रहा होगा, मैं हेटर या फैन नहीं हूं किसी का, मैं तो बस ऐसे ही बोल देता हूँ मजाक में कि क्या हो रहा है। तो आई बिलीव तुमको एमएसपी पता होगी, मैं एमएसपी पे बहुत ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है। बायोमास पे भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नए टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। शुगर केन आई बिलीव समझ गए होगे, अल्कोहल बनती है जो कि इंडिया के लोग यूज करेंगे, 1-2 साल में तुमको पता चलेगा। एनएलयू में भी बहुत सारे बच्चे करेंगे ऐसा कुछ खराब काम। तो अब इस प्लान को नितिन गडकरी ने लिया कब था, इस पॉलिसी को बनाया कब था? तो पॉलिसी का आइडिया आया था उनको 2018 में। तुमको इस बात को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में आइडिया आया था कि हमको एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम एथेनॉल को मिक्स करेंगे इन पेट्रोल, एंड फाइनली हमारा जो ओवरऑल पेट्रोल की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, कि 100 लीटर पेट्रोल खरीदा है वो 120 लीटर हो गया। अब मान लो 5,000 करोड़, 5,000 लीटर, 5,000 करोड़ लीटर पेट्रोल खरीदा तुमने, तो वो 20% बढ़ जाएगा। 2018 में इस पॉलिसी को बनाया गया था। पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स कब लाई गई? 2018 में। किसने लाई? लाने वाले आदमी का नाम यहां रहा, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी को लेके आए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पॉलिसी का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि हमको 20% मिक्स करना है। ब्लेंड करने का मतलब होता है मिक्स करना है। बाय 2030 हमको इंडियन पेट्रोल में 20% मिक्स करना है इथेनॉल। लेकिन पहली बार इंडिया में कोई चीज समय के पहले हुई है, क्योंकि इंडिया में फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड 5-5, 10-10 साल डिले होके बनते हैं। लेकिन इन्होंने जो 2030 का टारगेट रखा था कि 2030 तक हमको 20% ब्लेंडिंग करनी है, मिक्स करना है, उसको अचीव कर लिया है 2025 में ही, यानी कि इस साल ही। क्लैट का सिलेबस बढ़ाने के लिए सोचा होता तो 2031 में वालों का सिलेबस बढ़ाते, लेकिन नहीं, तुम लोग का ही सिलेबस बढ़ाना था, तो तुम्हारा सिलेबस बढ़ाने के लिए उन्होंने ये एक्शन ले लिया है। अब इसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट गोल रखा है इस पॉलिसी के अंदर, इसके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। इसका नेक्स्ट फेज जो है इस पॉलिसी का, वो बोलता है कि हमको 27% ब्लेंड करना है, नेक्स्ट फेज जो है। और अब जो न्यू गोल जो है उसमें 30% ब्लेंड करना है हमको पेट्रोल के अंदर बाय 2030। तो बाय 2030 जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, दैट इज 30% इथेनॉल ब्लेंड। तो इथेनॉल हमको बाय 2030 इतना मिलाना है इन आर पेट्रोल, तो जिससे इंडिया का प्रोड्यूस और ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट जो टारगेट है जो हमको पहले अचीव करना है, वो है 27% ब्लेंड। अगली बात आती है इसी पॉलिसी से रिलेटेड, 2-3-4 चीजें और तुमको पता होनी चाहिए कि इस पॉलिसी को लाने का, या फिर स्पेसिफिकली इथेनॉल को ब्लेंड करने का आइडिया आया क्यों। इसको ब्लेंड करने का आइडिया आया या इंस्पिरेशन आई फ्रॉम ब्राजील। ब्राजील जो है उसने इथेनॉल को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया था अपने पेट्रोल में। वो लोग आज के डेट पे जो ब्राजील ब्लेंड करता है दैट इज E27, यानी कि 27% ब्लेंड कर रहा है अभी ब्राजील। इंडिया इसको सरपास करना चाहता है, 30% ब्लेंड करना चाहता है। ठीक है, तो हमारी जो इंस्पिरेशन है दैट इज ब्राजील। ब्राजील कितना कर रहा है? 27% ब्लेंड कर रहा है। अब एक और चीज पता होनी चाहिए तुमको, इसको कहा जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे को सेलिब्रेट करते हैं हर साल हम लोग 10 अगस्त को। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है, तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है। 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे। ऑब्जेक्टिव इस डे को सेलिब्रेट करने का बहुत ही सिंपल सा है कि हमको फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एक दिन एंड हो जाएंगे, तो हमको अवेयरनेस रेज करनी चाहिए। जितने भी डेज होते हैं ना वो हमेशा अवेयरनेस के लिए होते हैं। योगा डे योगा की अवेयरनेस बढ़ा रहा है, एनवायरमेंट डे तुमको बता रहा है कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है।
तो हमको अवेयरनेस बढ़ानी है ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स। तो ये बेसिक सा टॉपिक था, आई बिलीव तुमको समझ गया होगा। इजी सा था, कुछ इसमें खास ऐसा था नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, NIRF 2025 रैंकिंग। ठीक है, सबसे पहले तो NIRF का फुल फॉर्म क्या है? तो N है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगली बात कि NIRF को बनाया कब गया था और क्यों गया था? तो 2015 में मोदी जी को आइडिया आया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो इसको याद रखना, MHRD। इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसको रीनेम कर दिया गया है इसके बाद, मोदी जी के आने के बाद इसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब आज के डेट में हम लोग इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। मोदी जी का जो इनिशियल टेन्योर था उसमें इसका नाम यही था, MHRD। 2014 में मोदी जी आए थे। तो MHRD ने डिसाइड किया, क्योंकि मोदी जी का विजन था, 2015 में डिसाइड किया कि हमको एक बॉडी बनानी चाहिए बाय द नेम NIRF। अब NIRF ने ये सोचा कि हमको इंडियन कॉलेजेस में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एक तरीके से शोकेस करे कि इंडिया में क्या कॉलेज हैं और वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, या उनकी क्या पोजीशनिंग है कॉलेजेस की। गवर्नमेंट बताएगी तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए समझना आसान होगा, वहां पे एडमिशन लेना आसान होगा। और एक बेसिक क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि हर कॉलेज अपने आप को बोलता है कि मैं तो बेस्ट कॉलेज हूँ। शायद तुमको बहुत सारे फोन आते होंगे जहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हम तो बेस्ट कॉलेज हैं, शारदा यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं हम भी बेस्ट हैं, अमेठी वाले तो हैं ही बेस्ट वैसे ही। तो अब ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब इस ट्रांसपेरेंसी की जो फर्स्ट रेटिंग निकाली गई वो निकाली गई 2016 में। तो 2016 में फर्स्ट NIRF रैंकिंग को प्रोड्यूस किया गया। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट एडिशन जो है इसका वो आया है 2016 में। 2015 में बॉडी बनी है। इस साल जो आया है वो आया है 10th एडिशन। तो ये जो 10th एडिशन है ये आएगा 2025 में। नंबर्स कैसे हुए, 10th तक हम लोग कैसे पहुंचे, उंगलियों पे कैलकुलेट कर लो, निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद, अब इसको रिलीज कौन करता है हर साल? तो इसको रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। जैसा कि मैंने बताया था, जो बॉडी ने इसको बनाया है वही इसके रैंकिंग को रिलीज करती है। अब ये लोग कुछ पैरामीटर्स पे हर साल कॉलेजेस को रेट करते हैं। तो इसके अंदर टोटल 6 पैरामीटर्स हैं जिनका तुमको ध्यान रखना है, जिसपे हर साल कॉलेजेस को रेट किया जाता है। फर्स्ट इज टीचिंग, जैसे कि बेसिक तुमको कैसा पढ़ाया जा रहा है इस कॉलेज के अंदर, और तुम्हारा कैसा उस टीचर से मिल के कैसा लग रहा है तुमको, स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है, वो सारी चीजें आ जाती हैं टीचिंग में। लर्निंग एंड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो भी कॉलेज है उसके अंदर मूड कोर्ट की फैसिलिटी है कि नहीं, वो तुमको बाहर कॉम्पिटिशन में भेजते हैं कि नहीं। तो ये हो गया लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि वहां पे जो भी पढ़ाने के लिए सुविधाओं की जरूरत है वो है कि नहीं। थर्ड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब लॉ में अगर तुम एक डाइव इन करोगे तो तुमको पता चलेगा लॉ स्कूल जाके कि रिसर्च पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, और रिसर्च पेपर वन ऑफ द की एक्टिविटीज होती है तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए। वो तुमको बताती है तुम किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज को गेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आइडिया आया कि मेरे को लिखना चाहिए एक रिसर्च पेपर ऑन कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज क्यों होनी चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में पहले होती थी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेम सेक्स मैरिज का लीगल स्टैंडर्ड क्या है, आर्टिकल 21 से वो कैसे रिलेटेड है, आर्टिकल 14 से कैसे रिलेटेड है। तो अब इन सारी चीजों के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। तो अब इस तरह की जो भी फर्म होगी वो मेरे को हायर कर सकती है। इसलिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पे, दैट इज ग्रेजुएशन एंड आउटकम। ग्रेजुएशन एंड आउटकम का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन पे तुमको कितना पैकेज मिल रहा है, NLSIU से हाईएस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी, कि तुमको नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को या इंडिया में कहीं पे भी, काले गोरे को किसी को भी भेदभाव नहीं करना है, सबको साथ रहना है, सबका साथ सबका विकास फॉलो करना है। लास्ट है परसेप्शन, जो हम लोग को लगता है ना कि NLSIU चलेगा या NLU चलेगा तो जीवन सेट है, वो होता है परसेप्शन, कि मैं उस कॉलेज के बारे में क्या सोचता हूँ बिना उस कॉलेज गए। तो इन बातों का तुमको ध्यान रखना है। ये 6 पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके जानने के लिए। अब इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हर साल इन रेटिंग्स को रिलीज किया जाता है। तो लास्ट ईयर तक तुमको इस बात का भी ध्यान रखना है, 2024 में लिख देता हूं, और 2025 इनकी रेटिंग में अंतर क्या है। तो 2024 तक जो रेटिंग होती थी वो होती थी टोटल 16 कैटेगरीज पे, ठीक है। 16 कैटेगरीज को कंसिडर किया जाता था फॉर रेटिंग। 2025 में एक कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है और टोटल अब 17 कैटेगरीज हो गई हैं। तो अब ये 17 कैटेगरीज पे इस साल रेटिंग हुई है फर्स्ट टाइम। ये जो एक सिंगल कैटेगरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कॉलेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि SDG।
फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे एसी लगा दोगे तो सीएफसी रिलीज होगा, सीएफसी रिलीज होगा तो ओजोन को तुम हार्म करोगे। तो अब कॉलेज के अंदर एसी नहीं लगाना है, बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कॉलेज को किसी भी तरह से एसडीजी को अपने मीट करना है। तो ये 17 कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज का ध्यान रखना। बाकी कैटेगरीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटेजीओआरवाई होती है स्पेलिंग। तो इस 17 कैटेगरीज का तुमको ध्यान रखना है। इस साल कौन सी कैटेगरी ऐड की गई, तो एसडीजी को ऐड किया गया इस साल। अब इस साल जो बेस्ट कॉलेज रेट किया गया है अलग अलग डोमेन्स में, दो तीन ही डोमेन्स तुमको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज रेट किया गया है दैट इज आईआईटी मद्रास। इंडिया का जो सेकंड बेस्ट कॉलेज रेट किया गया है दैट इज आईआईएससी बैंगलोर। आईआईएससी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। थर्ड है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को थर्ड रेट किया गया है। ये ओवरऑल रेटिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद लॉ में जो बेस्ट कॉलेज रेट किया गया है वो है एनएलएसआईयू बैंगलोर। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजी में यानी कि जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है इसमें जिस कॉलेज को बेस्ट रेट किया गया है वो फिर से है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का ये वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन दोनों क्वेश्चन से। इन दोनों क्वेश्चन से इस क्वेश्चन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इस बात का ध्यान रखना। और बिल्कुल आखिरी बात जो तुमको पता होनी चाहिए कि इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मैं बस नाम बताने के लिए बता दे रहा हूं। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनके ही रेन में इस रेटिंग को 10th टाइम रिलीज किया गया है। बेसिक बात ये थी, ध्यान रखना। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट डाल सकते हो, किसी भी तरह से रीच कर सकते हो, पूछ सकते हो, नोट्स ले लेना। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।